यहाँ हम आयत ज्ञात करने के लिए रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, यानी कि नियम 3 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयत ज्ञात करने के लिए। तो ये नियम क्या कहता है कि हमारा जो अवकल समीकरण है वो इस रूप में होगा, क्योंकि आप जानते हो कि हमें यथातथ बनाने के लिए इस रूप में होना जरूरी है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो अवकल समीकरण है आपको इसको इस रूप में लिख कर देखना। अगर इस रूप में हम लिख सकते हैं तो हम रूल नंबर 3 को यूज में ले सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिख सकते तो रूल नंबर 3 नहीं लगेगा। ये कंडीशन है रूल नंबर 3 लगाने की, ये कंडीशन बननी चाहिए क्वेश्चन में तभी लगेगा। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे देखो dx के साथ में क्या होना चाहिए, एक y होना चाहिए, और dy के साथ में एक x होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। और इसके बाद में यहाँ पे देखो आयप को हम इस तरह से मानेंगे, जो आयप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे 1/mx माइनस ny, ये हो जाएगा हमारा आयप। और देखो यहाँ पे कभी कभार ऐसा आ जाए mx माइनस ny, इसका मान आपको 0 मिल जाए, तो 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, और ये तो अपरिभाषित हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इस तरह से करेंगे mx माइनस ny, ये 0 आ जाता है। अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका हल कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी। ये कैसे हुआ अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। और इससे पहले हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर आप एन और एम को नोटिस करना, वहाँ पे आपको पदों की संख्या समान मिलनी चाहिए, जितने पद एम में है उतने ही पद आपको एन में भी मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम रूल नंबर 3 को लगा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एम में जितनी घात के पद होंगे, यदि एम के अंदर 3 घात के पद है तो एन में भी 3 घात के पद होना चाहिए। यदि एम में 2 घात के पद है तो एन में भी 2 घात के पद होने चाहिए, यानी कि इसमें जितनी घात के पद होंगे एन के अंदर भी उतनी ही घात के पद होने चाहिए। ये कंडीशन है क्वेश्चन को पहचानने के लिए। तो ये हमेशा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को हम रूल नंबर 3 से सोल्व कर सकते हैं। तो ये केवल आपके थोड़ा सा हेल्प करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसको मैं अब प्रूव करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो mx माइनस एन वाई इक्वल टू 0 में मिल रहा है। यदि हम यहाँ से सोल्व करेंगे इसको पक्षांतरण करके तो यहाँ पे मिलेगा mx इक्वल टू एन वाई, और यहाँ पे देखो m अपॉन n, इसका मान मिलेगा आपको y अपॉन x। तो यहाँ पे ये m अपॉन n, इसका मान आपको y अपॉन x मिल चुका है, ये इस तरह से मिला है। अब इसके बाद में हम ये हल ज्ञात करेंगे। तो ये हल देखो कैसे आएगा। हमारा क्वेश्चन होगा इस तरह से m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ पक्षांतरण करके m dx इक्वल टू माइनस n dy। अब यहाँ से m अपॉन n ज्ञात करेंगे हम, तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस में dy अपॉन dx। और आप जानते हो m अपॉन n का मान हमें क्या मिला है y अपॉन x, तो मैं यहाँ पे y अपॉन x कर देता हूँ। तो y अपॉन x इक्वल टू माइनस dy अपॉन dx। अब यहाँ से हम x के पदों को अलग करेंगे और y के पदों को अलग करेंगे, तो आप देख सकते हो dx अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि ये जो dx है ये इस साइड में वज्र गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें dx अपॉन x मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे क्या है y है, dy है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy, और डिवाइड में ये y यहाँ से पक्षांतरण होके ये y पक्षांतरण होकर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और ये माइनस में है इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप जानते हो ये log के पदों में आएगा, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू माइनस log y प्लस हम log c लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक कांस्टेंट लगाना, तो मैंने log में लगा दिया क्योंकि सभी जगहों पे log आ रहा है। अब इसको पक्षांतरण करके इस साइड में लिखूंगा तो log x प्लस log y हो जाएगा और इक्वल टू log c हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो log प्रॉपर्टी हम यूज में लेंगे। यहाँ पे 2 log ऐड हो रहे हैं, तो जब भी 2 log ऐड होते हैं तो हम उसको गुणा कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे तो जाएगा log, और यहाँ पे गुणा किसको करेंगे x और y को, क्योंकि यहाँ पे log के अंदर जो भी लिखा होता है उसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम x और y को गुणा करेंगे, तो इसके बराबर में क्या आ रहा है log c आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में इक्वल की साइड में log c। तो यहाँ से देखो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x y इक्वल टू c, और ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि रूल नंबर 3 को कैसे यूज में लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि रूल नंबर 3 को कैसे यूज में लेना है। एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे, और एग्जाम्पल नंबर 6 को हम यथातथ अवकल समीकरण से सोल्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये मानक रूप में है या नहीं है। तो मानक रूप में चेक करने के लिए क्या करेंगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये रूप हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dx के साथ में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, dx एक बार है तो हमारे यहाँ पे मानक रूप में भी एक बार है।
यहाँ पे देखो dy एक बार है तो यहाँ पे भी एक बार है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये बराबर के इस साइड में होना चाहिए और इस साइड में हमें 0 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण करके इस साइड में ले आएंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने चेंज कर दिया इस रूम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये मानक रूम में आ चुका है। तो अब मानक रूम में आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये यथातथ है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। तो चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यथातथ नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो dx के साथ में जो भी होगा उसको हम m कहेंगे। तो यहाँ पे dx के साथ में है ये, तो हमने इसको m बोल दिया। यहाँ पे m के बजाय मैंने m डैश बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखो dy के साथ में जो भी होगा उसको हम n बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो dy के साथ में ये पद लिखा हुआ है तो इसको हमने n बोल दिया। यहाँ पे देखो माइनस में आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। तो इस तरह से हमने n और m यहाँ पे देख लिया। अब यथातथ होने की कंडीशन क्या है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यदि आप इसको सोल्व करोगे, आंशिक अवकलन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि यह यथातथ नहीं है। अब हम इसको यथातथ बनाना चाहते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि आप ये कभी भी डायरेक्ट मत लिखना कि m डैश और n डैश ही आएगा। ये कभी भी डायरेक्ट मत लिखना, आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमने m डैश dx प्लस n डैश dy इक्वल टू 0, इससे हमने तुलना की है। तो यहाँ पे m डैश के स्थान पे जो भी आ रहा था उसको हमने m डैश के बराबर लगा दिया। क्वेश्चन में n डैश के स्थान पे ये आ रहा था तो हमने n डैश का मान ये लिख दिया। हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है एग्जाम में। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको केवल सोल्व करना सिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको वैसे ही सोल्व करना है, एग्जाम में जैसे मैंने आपको पीडीएफ में सोल्व करके दिया है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप ऐप से, उससे पढ़ लेना कि एग्जाम में कैसे लिखना है। अब हमारे पास ये यथातथ नहीं है तो हम इसको यथातथ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था। रूल नंबर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 4 पद होने चाहिए, 2 dx के और 2 dy के। तो यहाँ पे देखो 4 पद है, 2 dx के है और 2 dy के। तो हम यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज में ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि हम कॉमन लेंगे, यानी कि इस तरह से कॉमन लेने के बाद ऐसा पद बनना चाहिए जिसके अंदर x dy और y dx इस तरह का बनना चाहिए, और बाकी जो भी होगा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बाकी सब। और दूसरा पद भी सेम टू सेम ऐसा ही बनना चाहिए, x dy और y dx, और इसके साथ में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आ जाना चाहिए, xy के पद ही कॉमन आना चाहिए। कांस्टेंट को कॉमन नहीं लेते। और इनके साथ में इसके आगे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आ सकता है, गुणांक के आगे कांस्टेंट आ सकता है। तो क्या इस रूप का है ये क्वेश्चन, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि रूल नंबर 1 का है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करने का कंडीशन क्या है, किस तरह से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक पद उठा लेता हूँ, मैंने ये उठा लिया यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x और y की पावर 2। देखो कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, मैंने चिन्ह को यहीं पे छोड़ दिया, ये y था इसको अंदर गुणा कर दिया तो y की पावर 2 और लास्ट में dx है। तो यहाँ पे देखो dx के साथ में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो यहाँ पे y होना चाहिए और y होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा कि मैंने x y को तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो y dx बच गया यहाँ पे अंदर। तो ये इस तरह का पद बन गया। तो यहाँ पे देखो इसके साथ में क्या होना चाहिए, x dy होना चाहिए। तो यहाँ पे x dy ऐसा पद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है हमें, ये बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पे इस तरह का पद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसको मैं अंदर गुणा कर सकता हूँ, तो गुणा करूंगा तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 y dy ऐसा पद भी हमें क्वेश्चन में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 y dy ये पद भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या मिल चुका है, यहाँ पे इस पद को और इस पद को हम साथ में लेकर सोल्व करेंगे, और यहाँ पे इसको और इसको साथ में लेकर हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमें रूल नंबर 1 से ये सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम और भी नियम लगा सकते हैं, तो आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन को मैं रूल नंबर 1 से सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा विधि समझाने चाहता हूँ, इसलिए मैं वो विधि यूज में लूंगा यहाँ पे। अब हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था। रूल नंबर 2 कहता है कि पदों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 पद है, यहाँ पे भी 1 और 2 पद है यहाँ पे, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। यहाँ पे dx के साथ में जितने पद है dy के साथ में भी उतने। सॉरी रूल नंबर 2 नहीं था, ये रूल नंबर 3 है ये। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि समघात होना चाहिए, लेकिन ये समघात नहीं है। कैसे समघात नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पे घात कितनी होगी 2, a घात x की a घात y की, तो यहाँ पे 2 घात है। और यहाँ पे कितनी घात होगी, सॉरी यहाँ पे y भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 घात हो जाएगी क्योंकि y की घात 2 हो जाएगी। तो x की घात 2, x की घात 1 और y की घात 2, तो यहाँ पे टोटल घात 3। यहाँ पे देखो y अंदर गुणा होगा तो y की घात 1, तो यहाँ पे 1 घात होगी। तो यहाँ पे घातें बराबर नहीं है, यहाँ पे तो घात 1 है, यहाँ पे 3 है, तो रूल नंबर 2 यहाँ पे नहीं लगेगा। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो अभी हमने पढ़ा था। रूल नंबर 3 कहता है कि पदों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पद है,
और यहाँ पे ये दूसरा पद, तो यहाँ पे दो पद है dx के साथ में, तो dx के साथ में दो पद है तो इस साइड में भी dy के साथ में दो पद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक पद ये है और एक पद ये है, तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे दो पद है इस साइड में, तो इस साइड में भी हमें दो पद दिख रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या आती कि घातें बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखो इसकी घात 1 आ रही है और इसकी घात यहाँ पे 3 आ रही है, तो यहाँ पे देखो x को अंदर गुणा करूंगा तो घात कितनी हो जाएगी, x की पावर 1 यानी कि एक घात। x को अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर 2 होगी, तो x की घात तो 2 हो जाएगी और यहाँ पे एक y की घात, तो यहाँ पे टोटल घात कितनी होगी 3। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 और 3 है, यहाँ पे घातें 1 और 3 है, तो रूल नंबर 3 भी हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो रूल नंबर 3 को मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ क्योंकि रूल नंबर 1 हमने पहले पढ़ लिया, इससे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे रूल नंबर 3 से इसको सोल्व करूंगा। तो रूल नंबर 3 हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहती है कि हमने इसको चेक तो कर लिया कि रूल नंबर 3 लग सकता है, कंफर्म नहीं है अभी लेकिन लग सकता है, तो हम क्या करेंगे चेक करेंगे, इसको ये लगाएंगे, अगर ऐसा बनता है तो रूल नंबर 3 लगेगा। ये क्या कहता है कि dx के साथ में एक y होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो dx के साथ में एक y है और फिर यहाँ पे आपको दूसरा देखना है कि dy के साथ में एक x होना चाहिए, तो यहाँ पे dy के साथ में आपको एक x भी मिल जाएगा। वैसे हमारा जो क्वेश्चन है ये चेंज हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे चेक करेंगे dx के साथ में एक y है और dy के साथ में एक x है, इसका मतलब ये है कि रूल नंबर 2 लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो रूल नंबर 2 को हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो रूल नंबर 2 इस तरह से होता है कि IF का मान इस तरह से होगा, m को हम x से गुणा करेंगे फिर माइनस n को हम y से गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये 0 होगा या नहीं होगा ये बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए, ये हमें यहाँ पे प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पे पहले ये प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमें चाहिए था m डैश इंटू एक्स माइनस n डैश इंटू वाई, ये हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमने इसको यहाँ से प्राप्त कर लिया। यहाँ पे देखो मैंने m को x से गुणा कर दिया और इसको y से गुणा कर दिया और इसका डिफरेंस हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास। और इसका मान हमें क्या मिला है 2xy, और ये तो 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इससे IF ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे IF ज्ञात करेंगे तो हमें ये मिला, यहाँ पे IF मिल चुका हमें 1/2xy। अब ये जो IF है इसको हम गुणा करेंगे क्वेश्चन से, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है, तो क्या हम इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा नहीं करेंगे, हम किससे गुणा करेंगे, जो इस रूम में होगा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। और इस रूम में कौन सा, इस रूम में तो ये इक्वेशन है, तो हम इससे गुणा करेंगे इसको। तो इससे जैसे हम गुणा करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हो इससे हमने गुणा कर दिया 1/2xy को, तो हमें ये इक्वेशन मिली है। और आपको ध्यान में रखना है गुणा करना है, केवल गुणा करना, गुणा करके सोल्व नहीं करना। मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये पद मिल चुका। अब आप सोचो कि हम यहाँ पे लघुत्तम लेके इसको सोल्व कर दिए, तो ऐसा कभी मत करना, केवल आपको गुणा करना, तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, उसके बाद में हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे हमने गुणा करके ये इक्वेशन प्राप्त कर लिया। और ये जो इक्वेशन है इसको हम चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये यथातथ है या नहीं। IF से तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी हम चेक करेंगे कि ये यथातथ में बदला है या नहीं बदला है। केवल रूल नंबर 1 ही एक ऐसा रूल है जिसके अंदर हम कंफर्म कर सकते हैं कि यथातथ में बदलेगा, लेकिन इनमें हमें चेक करना पड़ता है। रूल नंबर 1 हो, ये 1 तो कंफर्म है, 2 रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 और 5 इनके अंदर हमें चेक करना पड़ता है वापस। तो यहाँ पे हम वापस चेक करेंगे इसको। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, dx के साथ में जो भी आएगा उसको हम m कहेंगे, dy के साथ में जो भी आता है उसको n कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे dx के साथ में जो भी आ रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, m बोल दिया, और dy के साथ में यहाँ पे dy के साथ में ये पूरा पद आ रहा है तो मैंने इसको n बोल दिया। तो इस तरह से हमें n और m का मान यहाँ पे मिल चुका। अब यथातथ होने के लिए कंडीशन क्या है कि m का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष ये बराबर होना चाहिए, n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यदि मैं m का आंशिक अवकलन करूंगा y के सापेक्ष तो मुझे -1/2 मिलेगा, और n का आंशिक अवकलन करूंगा x के सापेक्ष तो भी मुझे -1/2 मिलेगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है यथातथ अवकल समीकरण में बदल चुकी है। तो ये तो क्या हो गया, यथातथ अवकल समीकरण है, और इसको तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में यथातथ अवकल समीकरणों को सोल्व किया था, वैसे यहाँ पे सोल्व करना। सोल्व करने का तरीका क्या है, हमें p ज्ञात करना, फंक्शन ऑफ y ज्ञात करना और इसको c के बराबर में लगाना है। तो हम p ज्ञात करते हैं, तो p का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो p का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है इस तरह से, m का इंटीग्रेशन करते हैं हम x के सापेक्ष, m का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे m का मान क्या आ रहा है, ये आ रहा है,
और m के अंदर आपको क्या मिल रहा है, y के पद भी मिल रहे हैं। तो y का तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट मान लेंगे। यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में यदि आपको सोल्व करना है तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि आप y को कांस्टेंट मानकर इंटीग्रेशन कर रही हो। तो यहाँ पे ये y तो हो जाएगा कांस्टेंट। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो अब तो x का इंटीग्रेशन करना है हमें केवल, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो log में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया log में, और y/2 ये तो कांस्टेंट था, तो y/2 तो ऐसे कैसे आ चुका है, और dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, इसलिए यहाँ पर x आ चुका है। तो इस तरह से हमें p का मान यहाँ पे मिल चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे फंक्शन ऑफ y, क्योंकि आप देख सकते हो p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c, ये हमारा आंसर होता है। तो हमें फंक्शन ऑफ y भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ y का सूत्र लगा देते हैं। तो ये है फंक्शन ऑफ y का सूत्र। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, n का मान रखना है। n का मान तो यहाँ पे है, और p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमें p है, p का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष और यहाँ पर रख देंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने n का मान तो ये रख दिया और p का आंशिक अवकलन कर दिया यहाँ पे y के सापेक्ष, तो हमें ये मिल चुका है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/y का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, क्योंकि -1/2 ये तो कांस्टेंट है, तो 1/y का इंटीग्रेशन log में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फंक्शन ऑफ y का मान मिलेगा -1/2 log y। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमने प्राप्त किया, यहाँ पे आपने इसका आंशिक अवकलन किया और आपको ये मिला। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मान हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए तरीका ये है कि हम n को देखेंगे। यहाँ पे n में जहाँ पे भी x लिखा हुआ है उसको आप 0 से गुणा कर देना, यानी कि x वाला पूरा पद, यहाँ पे इस पूरे पद को हम क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे। तो 0 से जैसे गुणा करेंगे हमारे पास n का मान क्या आएगा, केवल ये मान आएगा -1/2y। तो ये मान आएगा, तो ये हो जाएगा इसका मान, इसका वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके स्थान में मैं डायरेक्ट ये पुट कर सकता हूँ, केवल ये पुट कर सकता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सेम आंसर मिलेगा आपको, यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ y का मान सेम मिलेगा। तो इस तरह से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे p भी मिल चुका है और फंक्शन ऑफ y दोनों मिल चुके हैं हमें यहाँ पे। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर होता है इस तरह से, इसका हल होता है p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c, ये इसका आंसर होता है। तो हम यहाँ पे p का मान लिखेंगे, फंक्शन ऑफ y का मान लिख देंगे और c के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p का मान तो इतना ये, तो p का मान हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये देखो फंक्शन ऑफ y का मान है हमारे पास ये, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑफ y का मान लिख दिया। और यहाँ पे देखो c लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने c के बजाय यहाँ पे क्या लिख दिया, c/2 लिख दिया। अब देखो c क्या कांस्टेंट है, अपनी इच्छा से लगाते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन के बाद में यहाँ पे एक c लगाना चाहिए था कांस्टेंट, लेकिन हमने नहीं लगाया। यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लगाना चाहिए था c1, वो हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो आंसर है इसमें हमने c लगा दिया, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हमने अपनी इच्छा से c लगाया तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है, सवेच अचर है, अपनी इच्छा से हमने बनाया, तो यहाँ पे c/2 भी बना सकते हैं। तो मैंने c के बजाय c/2 बना दिया। जरूरी नहीं है आप c/2 करो, आप c भी रख सकते हो, उससे भी गलत नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे c/2 क्यों बनाया, उसका रीजन है यहाँ पे देखो डिवाइड में 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी डिवाइड में 2 रख लिया ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे सभी 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो लॉग प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, यहाँ पे क्या है log x है, यहाँ पे log y है, लेकिन ये माइनस का है। जब भी माइनस में होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, दोनों log को एक साथ लिख देते हैं log, और यहाँ पे x, और जो माइनस में होता है उसको डिवाइड में भेज देते हैं y। तो ये log प्रॉपर्टी है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे देखो माइनस के xy, तो यहाँ पे हो जाएगा xy और इक्वल टू यहाँ पे c हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log x/y माइनस के xy इक्वल टू c। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को और क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे देखो रूल चेक करना आना चाहिए कि कौन सा रूल लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, और जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में एक ही रूल लगे, एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रूल भी लग सकते हैं। तो आपको रूल नंबर 1 से चेक करना शुरू करना है, और जितने भी रूल है सबको चेक करना है एक बार कि कौन सा लगेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।